हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। आई एम नूतन कुंडीर एंड वेलकम टू माय चैनल ज्ञानदा। कल मैंने आपको पढ़ाया था सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस के बारे में पढ़ाया, यूकैरियोट्स, प्रोकैरियोट्स के बारे में पढ़ाया। लेकिन मैं कल आपको जैसे बता रही थी कि सेल अगर फंक्शनल यूनिट है, स्मॉलेस्ट फंक्शनल यूनिट है, तो सेल में अलग अलग डिपार्टमेंट्स होंगे अलग अलग काम को करने के लिए। अब आप सोचोगे अलग अलग, इतना माइक्रोस्कोपिक तो सेल होता है, उसमें भी अलग अलग डिपार्टमेंट्स। अब अगर काम अच्छे सुचारू रूप से काम चलाना है तो डिपार्टमेंट्स तो बनाने ही होंगे। तो इसीलिए ऐसे ही सेल में भी हमारे सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं। सेल ऑर्गेनेल्स, सेल के अंदर हमारे सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं, जो मैं आपको कल साइटोप्लाज्म में बता रही थी। तो साइटोप्लाज्म में अलग अलग सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं जो अलग अलग काम करते हैं, उनके बारे में मैं आज आपको बताने वाली हूँ। उसमें सबसे पहला नाम जो है दैट इज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये एक ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होता है, ट्यूब की तरह स्ट्रक्चर होता है, और ये सबसे पहले दो टाइप के होते हैं। एक होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड सेकंड वन इज स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब नाम से जैसे आपको लग रहा होगा, एक रफ है एक स्मूथ है, तो ट्यूबुलर फॉर्म में तो ये होता ही है, लेकिन रफ वाले में क्या होते हैं, राइबोसोम्स अटैच्ड होते हैं। रफ वाले में क्या होते हैं, राइबोसोम्स ऐसे ऐसे उसमें क्या होते हैं, इम्बेडेड होते हैं, जैसे मैंने लिख रखा है राइबोसोम्स होते हैं। अब राइबोसोम्स क्यों होते हैं, राइबोसोम्स क्या करते हैं, राइबोसोम्स प्रोटीन बनाते हैं। राइबोसोम्स का काम होता है प्रोटीन सिंथेसिस का। तो प्रोटीन सिंथेसिस होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को, जिसको मैंने RER से भी दिखाया हुआ है। इसमें राइबोसोम्स होते हैं जिनकी वजह से ये रफ होते हैं स्ट्रक्चर देखने में, और फिर ये प्रोटीन का निर्माण करते हैं। सेकेंड वन इज स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जैसा नाम है, इस पे राइबोसोम्स एम्बेडेड नहीं होते, इसलिए ये स्मूथ होता है। इसको SER भी होता है, भी बोलते हैं, सॉरी। अब इसका काम क्या है, इसका काम क्या है, ट्रांसपोर्टेशन। जैसे मैंने लिखा है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जो बनता है, यानी जो प्रोटीन बनेगा, उसको ये क्या करता है, ट्रांसपोर्ट करता है बाकी सेल ऑर्गेनेल्स तक। दूसरा मैंने लिखा है प्रोडक्शन ऑफ फैट एंड लिपिड्स। ये क्या करता है, फैट और लिपिड का निर्माण भी करता है। ठीक है, दोनों में आपको डिफरेंस पता चला। अब यहाँ पे मैंने एक वर्ड लिखा है मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस। तो एक काम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का ये भी है कि इसमें से जो प्रोटीन्स और लिपिड्स जो बनते हैं वो क्या करते हैं, कभी कभी सेल मेम्ब्रेन को बनाने के काम भी आते हैं। तो जो यहाँ से जो प्रोटीन्स और लिपिड्स सेल मेम्ब्रेन को बनने में हेल्प करते हैं, इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस कहते हैं। एक काम और मैं SER का आपको बता देती हूँ। ये सेल में जो ड्रग्स और पॉइजन होता है, उसको कभी कभी जैसे हो जाता है तो उसको डिटॉक्सिफाई करने का काम भी करता है। नेक्स्ट सेल ऑर्गेनेल जिसको हम पढ़ने जा रहे हैं वो है गोल्जी अपैरेटस। अब गोल्जी अपैरेटस को सबसे पहले किसने इंट्रोड्यूस करवाया था, ये थे, इनके नाम पर ही ये सेल ऑर्गेनेल का नाम रखा गया है। इनका नाम था कैमिलो गोल्जी। ठीक है, अब गोल्जी अपैरेटस होता क्या है, ये ऐसे स्टैक्स के फॉर्म में होते हैं ये सेल के अंदर, और ये जो स्टैक्स के फॉर्म में है इनको कहते हैं सिस्टर्स। ठीक है, अब इसका काम क्या है, इसका काम पैकेजिंग का होता है। आप देख रहे हो सब कैसे, सबको अलग अलग काम मिला हुआ है ताकि काम एक ऑर्गेनाइज तरीके से चल पाए, सुचारू रूप से चल पाए। तो ये पैकेजिंग का काम करता है, ये ट्रांसपोर्ट करता है लिपिड और फॉर्मेशन करता है लाइसोसोम का। आपको लाइसोसोम वर्ड नया मिल रहा होगा यहाँ पे, ये भी एक सेल ऑर्गेनेल है जिसका मैं इसके बाद बताने वाली हूँ। अच्छा, अभी मैं एक बात और आपको बताना चाहूंगी। मैं चीजों को बहुत डिटेल में नहीं लेके जा रही हूँ, चीजें आपको जितनी जरूरत है उतनी बता रही हूँ अभी। लेकिन कभी कभी क्वेश्चन 11-12 के सिलेबस को भी टच कर जाते हैं, तो आप धीरे धीरे, पहले मैं इसकी वीडियो आपको बता दूं, धीरे धीरे मैं उन चीजों को भी आपको बताऊंगी। पहले एक बेसिक बनाना ज्यादा जरूरी होता है। आगे बढ़े, तो ये हो गया हमारा गोल्जी अपैरेटस का काम। वैक्यूल प्लांट्स और एनिमल्स दोनों में पाया जाता है। अब सब कुछ हो गया, जो बनना था वो बन गया, अब वो स्टोर कहाँ पे होगा, तो वैक्यूल फूड स्टोरेज का काम करता है, और बाकी जो भी न्यूट्रिएंट्स हैं उनको स्टोर करता है वैक्यूल। अब एक डिफरेंस प्लांट सेल और एनिमल सेल में ये वैक्यूल से रिलेटेड भी होता है। वैक्यूल जो होते हैं वो प्लांट्स में लार्जर साइज के होते हैं, और वैक्यूल एनिमल्स की बात करें तो स्मॉलर साइज के वैक्यूल्स पाए जाते हैं एनिमल्स में। लेकिन प्लांट्स में वैक्यूल बहुत ज्यादा स्पेस कवर करता है सेल के अंदर का।
अब नेक्स्ट जो हम सेल ऑर्गेनेल पढ़ने जा रहे हैं वो है लाइसोसोम। लाइसोसोम में जैसे मैंने लिखा है कि सेल को क्लीन रखने में हेल्प करता है। इसके पास कुछ डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं और इसको सुसाइडल बैग्स भी बोलते हैं। अब ये क्यों बोलते हैं इसको सुसाइडल बैग, और ये क्या, इसको सुसाइडल बैग इसलिए बोलते हैं क्योंकि कभी अगर सेल में डिस्टरबेंस हो जाती है, उसके मेटाबॉलिज्म में कोई डिस्टरबेंस हो जाती है, तो ये क्या करता है, ये डाइजेस्टिव एंजाइम्स खुद को ही ये खत्म कर देता है उस सेल को। ये लाइसोसोम फट करके खुद उस सेल को खत्म कर देता है, जिसकी वजह से इसको सुसाइडल बैग बोलते हैं लाइसोसोम को। और ये क्या करता है, जो अनवांटेड सब्सटेंस है उनकी क्लीनिंग भी करता रहता है टाइम टू टाइम। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे, नेक्स्ट सेल ऑर्गेनेल है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल भी बोलते हैं। पावर हाउस ऑफ द सेल से आपको लग गया होगा कि जो पावर देता होगा सेल को, तो पावर किसके फॉर्म में देता है, पावर जो तो इसको माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल पहले तो इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये एनर्जी देता है सेल को, काम करने के लिए एनर्जी देता है सेल को। और ध्यान रखना, एनर्जी ये किसके फॉर्म में रिलीज करता है, एटीपी के फॉर्म में। एटीपी की फॉर्म में ये एनर्जी रिलीज करता है और इसको पावर हाउस ऑफ द सेल बोलते हैं। और एटीपी का हमारा फुल फॉर्म है एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ये क्वेश्चंस फिर से आपके देखो बहुत ज्यादा क्वेश्चंस बन रहे हैं, इनमें से पावर हाउस वाला क्वेश्चन बन गया, एटीपी वाला बन गया, एडेनोसिन वाला बन गया, यहाँ पे सुसाइडल बैग वाला बन गया। अच्छा, माइटोकॉन्ड्रिया के पास, अच्छा माइटोकॉन्ड्रिया एक ऐसा सेल ऑर्गेनेल है कि इसके पास अपना खुद का डीएनए और राइबोसोम होता है। वैसे तो न्यूक्लियस में पढ़ रहे थे आप डीएनए, लेकिन इसके पास माइटोकॉन्ड्रिया के पास अपना डीएनए और राइबोसोम होता है। और इसकी जो मेम्ब्रेन होती है, ये 2 मेम्ब्रेन कवरिंग इसके पास होती है। अब बात करते हैं दूसरे सेल ऑर्गेनेल की, जो है प्लास्टिड। प्लास्टिड सिर्फ प्लांट सेल में पाया जाता है, ये एनिमल सेल में नहीं पाया जाता है। आपको रीजन पता चल जाएगा कि ये सिर्फ प्लांट सेल में क्यों पाया जाता है। उससे पहले मैं आपको बता दूं, प्लास्टिड 2 टाइप के होते हैं, एक होता है क्रोमोप्लास्ट और दूसरा होता है ल्यूकोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट तो कलरलेस प्लास्टिड होता है, इस पर कोई कलर नहीं होता। दूसरा क्रोमोप्लास्ट को कलर्ड प्लास्टिड्स कहते हैं। तो कलर्ड प्लास्टिड में से बात करते हैं क्लोरोफिल। अब क्लोरोफिल आपको पता है, जो लीव्स का कलर ग्रीन होता है वो क्लोरोफिल की वजह से होता है। तो क्लोरोफिल जिन क्रोमोप्लास्ट में क्लोरोफिल रहता है उनको क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। इसके अलावा बाकी कलर के क्रोमोप्लास्ट भी पाए जाते हैं प्लांट्स में। अब क्लोरोफिल क्या काम करता है, क्लोरोफिल फोटोसिंथेसिस का काम करता है। फोटोसिंथेसिस आपको पता है, जो प्लांट्स की खाने बनाने की प्रोसेस को क्या कहते हैं, फोटोसिंथेसिस कहते हैं, और वो बिना क्लोरोफिल के नहीं हो सकता। तो क्लोरोफिल ऑब्वियसली प्लास्टिड हमारे में नहीं रहेगा, क्योंकि हम में तो ऐसी कोई जरूरत है नहीं क्लोरोफिल की। दूसरा, ल्यूकोप्लास्ट स्टोर करते हैं हमारे स्टार्च, ऑयल और प्रोटीन के कुछ ग्रैन्यूल्स। तो मेन पार्ट यहाँ से क्वेश्चन आ जाता है ज्यादा, ठीक है। इसमें 2-3 क्वेश्चन बन गए आपके। उसके बाद एक, जैसा माइटोकॉन्ड्रिया में मैंने बताया था कि माइटोकॉन्ड्रिया का अपना डीएनए और राइबोसोम होता है, तो प्लास्टिड का भी अपना डीएनए और राइबोसोम होता है। That's all for today. Thank you. अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी, प्लीज लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। थैंक यू।